राज्य सरकार का सपना हो आरोग्य राजस्थान अपना। तभी तो घर घर जाकर आशा कार्यकर्ता हर नागरिक का जुटाएंगी स्वास्थ्य संबंधी ब्यौरा, जिसका ई मित्र के जरिए तैयार होगा ऑनलाइन डाटाबेस। पंचायत स्तर तक स्वास्थ्य जांच शिविर लगाकर हर शख्स का बनाया जाएगा स्वास्थ्य कार्ड। सामने आने पर रोग का हाल फौरन होगा इलाज का इंतजाम। नागरिक स्वस्थ, परिवार खुशहाल, तो तरक्की की राह बेहद आसान। स्वस्थ राजस्थान की ओर बढ़ते कदम। दो बच्चों में अंतर होता है सुखी परिवार का आधार। इस दौरान गर्भधारण रोकने का सुरक्षित और आसान तरीका है प्रसव पश्चात IUCD। लगाने में 5 मिनट से भी कम समय और किसी तरह के आराम की जरूरत नहीं, क्योंकि याद रखिए डिलीवरी के 40 दिन के अंदर फिर से गर्भ ठहर सकता है। चाहे बच्चा माँ के दूध पर हो या माँ की माहवारी शुरू न हुई हो, तो करें क्या? बचाव के लिए डिलीवरी के 48 घंटे के अंदर IUCD जरूर लगवाएं। लंबे समय तक अगले गर्भ की चिंता से मुक्ति पाएं। जब अगला बच्चा चाहे IUCD निकलवा सकते हैं। PPIUCD सेवाएं सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्ध हैं। जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। भारतवर्ष आर्य ऋषि मुनियों की पवित्र पुण्य भूमि रहा है। संसार में आगमन और प्रस्थान का बिंदु हर एक सजीव के व्यक्तित्व से जुड़ा है। मानव और समाज की कहानी एक दूसरे के समांतर चलती है। दोनों एक दूसरे के पर्याय बनते हैं। जिसने अपने जीवन और समाज को शाश्वत मूल्यों और संस्कारों के रूप में अपना व्यक्तित्व और कृतित्व दिया, वही समाज में अपनी छाप स्थायी कर लेता है। सर्वधर्म परिषद में हिंदू धर्म की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करके और विदेश की धरती पर वेदांत की सार्वभौमिकता प्रतिष्ठापित करके और स्वदेश प्रेम और विश्व मैत्री का प्रतिरूप जो स्थायी रूप से रह जाता है, मन में बस जाता है, वो है स्वामी विवेकानंद। लड़की हो या लड़का, जीवन का वसंत है किशोर अवस्था। शारीरिक और मानसिक परिपक्वता में पहुंचने की अवस्था। तभी तो सरकार ने राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को दी है खास तवज्जो। स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में हर हफ्ते आयरन की नीली गोली का वितरण। किशोर मैत्री स्वास्थ्य क्लिनिक, जहां दोस्ताना तरीके से हल होती है स्वास्थ्य समस्याएं। नियमित रूप से किशोर स्वास्थ्य दिवस, जिसमें परिजन तक होते हैं शामिल। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का लाभ उठाइए। स्वस्थ सुलझे किशोर बढ़ेंगे प्रगति की ओर। एम्बुलेंस जो बांधे रखती है जिंदगी की टूटती डोर। सड़क हादसा, हृदयाघात, प्रसव पीड़ा, सर्पदंश या किसी भी गंभीर स्थिति के लिए हर वक्त उपलब्ध है 108 इमरजेंसी निशुल्क एम्बुलेंस सेवा। इसकी सेवाओं का सम्मान करें। छोटी मोटी बीमारी के नाम पर बेवजह कॉल कर वक्त बर्बाद नहीं करें। अगर रास्ते में है तो निकलने के लिए एम्बुलेंस को साइड दें। और हाँ, एक बात और, यदि आग लग जाए या पुलिस की जरूरत हो तो उसके लिए भी आप इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत म्हारो देश पूतड़ो वेश की धन भारती, बोलो जय जयकार उतारो आरती। दोस्तों, हमारा भारत देश सभ्यता का देश है, संस्कृति का आईना है और परंपराओं और धरोहरों का संरक्षक है। यहाँ पर अनेक भाषाएं हैं, अनेक बोलियां हैं, अनेक तरह का रहन सहन है, खान पान है और यहाँ के अनेक राज्य अपना अलग ही महत्व रखते हैं। और उन्हीं राज्यों में से एक है राजस्थान। राजस्थान की भूमि वीरों और वीरांगनाओं की जननी है। यहाँ के रणवाकुरों की गाथाएं तो जग जाहिर हैं। आज राजस्थान दिवस के अवसर पर मैं प्रज्ञा
उन सभी वीरों और वीरांगनाओं को शत शत नमन करती हूँ जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। और आप सभी दर्शकों को धरती धौरारी की पूरी टीम की तरफ से राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं मेरी ओर से भी राजस्थान दिवस की आप सभी को। और हमारा राजस्थान एक ऐसा सतरंगी प्रदेश है जहां हर 2 किलोमीटर पर चलते ही भाषा बदल जाती है, रहन सहन बदल जाता है, खान पान बदल जाता है, तीज त्योहार बदल जाते हैं, रीति रिवाज बदल जाते हैं, लेकिन फिर भी बरकरार रहती है अपनेपन की मिठास। और आज राजस्थान की इसी माटी से जुड़े एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच मौजूद हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय कार्य किया, साहित्य के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय कार्य किया, लेकिन उसके बावजूद वो स्वयं को आज विद्यार्थी मानते हैं। आइए हम मिलकर स्वागत करें शिक्षाविद और साहित्यकार श्री रमेश थानवी साहब का। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत रमेश थानवी साहब आपका सुप्रभात धरती धौरारी में। आपको सबसे पहले तो राजस्थान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी और आपके दर्शकों को मेरी भी शुभकामनाएं। जी, जो भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, अनंत शुभकामनाएं। जी थानवी साहब, आप एक बहुत लंबा सफ़र तय करके आए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, और आज का दिवस बड़ा पावन दिवस है जो हम राजस्थान दिवस मना रहे हैं। तो राजस्थान का जो संस्कृति रही है, बड़ी समृद्ध संस्कृति रही है शिक्षा के क्षेत्र में, परंपराओं के क्षेत्र में, आप क्या कहना चाहेंगे? गौरव है हमको जी, बहुत माथा ऊंचा है हमारा, क्योंकि कोई मामूली परंपरा हमारी नहीं रही। एक तरफ त्याग की परंपरा रही है, तप की परंपरा रही है, और तीसरी तरफ सृजन की परंपरा रही है। त्याग उन लोगों ने किया जो लड़े और अपना सिर दिया और जौहर किए। ये राजस्थान ही है जहाँ जौहर हुए। जी जी। तो त्याग तो वो था, त्याग तपस्या वो थी जो दयानंद सरस्वती ने की। मतलब राजस्थान का दयानंद सरस्वती से गहरा रिश्ता है इस जमीन से। वो यहीं रहे ज़्यादातर। जी। तपस्या दादू दयाल ने की। कोई जानता नहीं कि दादू कौन थे। आज पढ़ाई नहीं जा रहा है कि दादू कौन थे। आज बताया नहीं जा रहा है कि रज्जब कौन थे। रज्जब पठान थे, दादू के शिष्य थे, 6.25-7 फीट 6.5 फीट ऊंचे थे, लंबा चौड़ा सीना था जी। लेकिन दादू से जो ज्ञान मिला वो ऐसा उनके लिए था, उनको रंग देने वाला, कि दादू के रंग में रंग गए। और दादू जब गुजर गए तो आंख पर पट्टी बांध ली कि जो जिस गुरु ने दुनिया दिखाई वही चला गया, तो अब मैं आंख क्या खोलूंगा। वाह वाह। ये राजस्थान था। हम भूल रहे हैं। जी जी जी। हमारे यहाँ धन्ना जाट हुए। गुरु गोविंद सिंह ने धन्ना जाट की एक वाणी गुरु ग्रंथ साहब में ले ली। आज हमारी किताबों में कोई नहीं जानता धन्ना जाट कौन थे। जी हाँ जी। ये यहाँ टोंक में धुआं कला में उनका गांव, वहाँ सरदारों ने गुरुद्वारा बना दिया हैं, लेकिन हमको याद नहीं कि धन्ना जाट कौन थे। ये कैसा तप था। जी जी जी। और वो कैसा तपस्वी किसान था धन्ना जाट। और वो निरक्षर किसान था, लेकिन जो लिख गया वो ऐसी वाणी लिख गया कि गुरु ग्रंथ साहब में उसको समावेश करना पड़ा, उसको शामिल करना पड़ा। जी जी जी। तो ऐसा ये तपस्या की परंपरा थी। जी जी जी। और तपस्या ऐसी थी, ये लोग ऐसे थे कि राजस्थान में संप था, राजस्थान में सौहार्द था, और सौहार्द का और संप का सबसे बड़ा प्रतीक राजस्थान का गोविंद गुरु था। जी 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 बिल्कुल। डूंगरपुर का रहने वाला, बांसवाड़ा के पास बेणेश्वर के मेले में तप करने वाला, बेणेश्वर के मंदिर में तप करने वाला जी। गोविंद गुरु स्वयं आदिवासी था और स्वयं निरक्षर था। जी जी जी। लेकिन 2 काम कर गया। पहली तो उसने संप सभा की स्थापना की जी। और कहा कि राजस्थान में संप रहेगा
तो सब रहेगा। जी। तो संप का मतलब भाईचारा है, भाईचारा। जी। संप का मतलब समता है, गले मिलना है। तो संप राजस्थान का शब्द है। दो भाइयों में संप नहीं रहता तो घर अलग हो जाता है। जी हाँ, जी हाँ। उसने कहा कि सारा राजस्थान में संप रहेगा। और वो जब संप सिखा रहा था बेणेश्वर में, लेकिन साथ साथ वो क्रांति भी सिखा रहा था। जी 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 जी। आपको ध्यान होगा ये बात दबे सुर में कही जाती रही अब तक, क्योंकि हमारे यहाँ डर बना रहा लोगों का कि उस आदमी ने महात्मा जी से पहले अंग्रेजों की खिलाफत की थी। अच्छा। जी। और वो आदिवासी इलाके में आदिवासियों को अंग्रेजों के गोरियों के खिलाफ खड़ा करता रहा कि गोरिया आएंगे और तुमको मार खाएंगे और तुमको ले जाएंगे, गुलाम बना देंगे। और ये सच्ची है। जी जी जी। गांधी जी भी पहले गिरमिटिया थे। जी गुलाम कौन बना के नहीं, एक जी। तरह से जी जो यहाँ से गए वो गिरमिटिया हो गए जी जी, जी जी। जी और गिरमिटिया गुलाम थे। जी। राजस्थान का इतिहास वैसे प्रक्रिया इतना गौरवशाली गहरा और समृद्ध है, जिसमें हम जितना गोते लगाएं उतने ही नाम मैं तो निकल के इतिहासकार नहीं हूँ। आएंगे। जी जी। मैं तो साहित्यकार या संस्कृति कर्मी हूँ, जी शिक्षा का काम करता हूँ, इसीलिए गोविंद गुरु को जानता हूँ। जी 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 जी। आपने बहुत समय से राजस्थान को देखा है, तो उस समय का राजस्थान जो आपके समय का था और इस समय जो राजस्थान है, क्या अंतर है? विरासत में क्या अंतर आया है? देखिए, पहले आदमी प्रिय था जी और अब पैसा प्रिय है। जी हाँ, थोड़ी जी सी हाँ। भागम भाग हो गई है ना। जिंदगी। पहले आदमी प्यारा था और पहले अपनी माटी प्यारी थी। अब माटी से लगाव छूट गया है। अब जड़ें नहीं हैं, जी जड़ से उखड़ना शुरू हो गया है आदमी। और ये बड़ा झगड़ा है कि आमद पे विचार करें कि आदमी पर विचार करें। जी 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 जी। अब आमद पे विचार किया जाता है कि तेरा लड़का कितने पैकेज में लगा है। तो मतलब लड़का तो पहले ही बंडल बांध करके भेज दिया गया, पैकेज हो गया। जी 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 तो पैकेज क्या भाषा है? ये तो इंसानियत की भाषा नहीं। जी 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 कितना के पैकेज मिला तेरे को, इसका मतलब कितने का गुलाम हो गया जी। तो पहले ये नहीं था। पहले भी लोग दूर जाते थे, पहले भी आसाम में जाके यहाँ के राजस्थानी लोग जी व्यवसाय भी करते थे। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि जो आदमी झुंझुनू से गया था, वो कोई अग्रवाल साहब उनका नाम है, मैं अभी भूल रहा हूँ, बोलते बोलते भूल गया। जी जी जी। वो असम के राज्य कवि हैं, माने गए। अच्छा। झुंझुनू से उठे थे, असम में किसी चाय बागान में उनका जन्म हुआ, उनके पुरखे, और वो आज असम के राज्य कवि माने जाते हैं। और उनके गीत आज भी गाए जाते हैं। उन्होंने फिल्में बनाई, उन्होंने फिल्मकार थे, नाटककार थे, गीतकार थे, और जन्म उनके पुरखों का राजस्थान में हुआ था। जी जी। तो ये बात नहीं है कि लोग यहाँ से ट्रेवल नहीं करते थे। जी हाँ जी हाँ। लेकिन जमीन से लगाव था, वापस यहीं आते थे। जुड़ाव मुझे था। 4 लाइनें याद आ रही हैं। एक ही उल्लू काफी था बर्बादे गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। जी जी जी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि राजस्थान से जो निकल कर गए हैं, चाहे वो अपनी सरहद के पार गए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उनके मन में टीस है कि हम अपनी मिट्टी से फिर जाके जुड़े हैं, वो मिठास महसूस करें जो वो यहाँ छोड़ कर गए। नहीं अब लगाव है, ऐसा सचमुच नहीं है। जी जी जी। अब दिखावा है। जी बिल्कुल हो सकता है। ये बड़े बड़े कॉन्क्लेव एनक्लेव हम करते हैं जी। और हम अपने स्वार्थ के कारण करते हैं। सच पूछिए तो आज वो भाषा भी नहीं बोलते अपने घर में। जी 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 जी। वो भाषा भी भूल गए हैं जी। और भूषा भी भूल गए हैं। कोई लगाव नहीं है अब। जी जी जी। क्योंकि पहले जो लगाव था उसके कारण तो हमारे ये सब जिंदा रहे, इतने लोकगीत, इतनी परंपराएं हैं। आज हम क्या करते हैं? जी जी जी। मेरे ख्याल से आधुनिकता के दौर में कुछ चीज़ें जो साथ में तो हैं, लेकिन हम उन्हें नज़रअंदाज करते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। थानवी साहब, आपका जो सफ़र रहा लंबा, मेरे ख्याल से 40 साल से भी ज़्यादा का लंबा सफ़र आपने शिक्षा को समर्पित किया है, साहित्य को समर्पित किया है, और शिक्षा से तो आप बहुत गहन रूप से जुड़े रहे हैं। कहाँ से ये शुरुआत हुई? देखो, पहले तो मैं ये बता दूं कि समर्पण तो क्या था, जितना होना चाहिए था वो हुआ ही नहीं। जी। क्योंकि
समर्पण तो मीरा का था। जी जी है ना? बिल्कुल। तो अब वो समर्पण तो हमारा था नहीं। जी जी, उनके समर्पण के सामने सब फीका है। जी तो वो उसकी क्या बात करें। हाँ। लेकिन फिर भी लगन से काम किया और निष्ठा से काम, ईमानदारी से अच्छा काम किया। और काम करते हुए ये सीखा कि शिक्षा का काम एक सृजनात्मक काम है। शिक्षा निरंतर अपने को रचती है। बिल्कुल। जो शिक्षा का काम करता है उसका भी रचाव होता है और जो शिक्षित हो रहा है उसका भी रचाव होता है। लेकिन अब मैं तो खुद ही शिक्षित नहीं हुआ हूँ अभी तक। जी है ना? जी क्योंकि ये एक लंबी यात्रा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने साक्षरता का काम किया और साक्षरता में कई प्रयोग किए। जिस प्रयोग का एक उल्लेख मैं करना, बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख करने का समय नहीं है। जी जी। लेकिन एक उल्लेखनीय काम ये था कि हम राजस्थान में राजस्थान के लोगों की साक्षरता राजस्थान की बोलियों में करें। जी। तो मैंने सबसे पहले ढूंढाड़ी भाषा में प्राइमर बनाई, प्रवेशिका बनाई। अच्छा अच्छा। और वो गांव में ही बनाई गई। और मैं ढूंढाड़ का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैंने बस्सी में जाकर के जूथालाल जी नाडला नाम के आदमी से ढूंढाड़ी सीखी बाकायदा। अच्छा। जूथालाल जी नाडला मीणा थे और जिए तब तक बस्सी के निर्विरोध सरपंच रहे। कभी चुनाव नहीं हुआ। उनके रहते हुए बस्सी में चुनाव नहीं हुआ। और वो अर्ध साक्षर थे, निरक्षर नहीं थे, अर्ध साक्षर थे। जी जी। लेकिन उन्होंने ढूंढाड़ी भाषा का कोर्स बनाया। अच्छा। और मैं जब उनके पास सीखने गया तो उन्होंने मुझे बोलना भी सिखाया। अच्छा। और ढूंढाड़ी लिखना भी सिखाया। जयपुर नहीं लिखा जाता है ढूंढाड़ी में। अच्छा। जब मैंने जयपुर लिख दिया तो जूथालाल जी बोले कहीं लिखो तो, अरे जयपुर को ना जयपुर छे, जयपुर से जयपुर पर करो थे अंडा अंडा से कोड़ जाओ तो हम लोग उन लोगों के लिए निरक्षर थे और वो जो बोली में समर्थ थे उनके लिए उनसे सीखना हमको। तो मैंने प्रयोग किया कि ढूंढाड़ी में प्रवेशिका बनाऊं। फिर हाड़ौती में प्रवेशिका बनाई। ढूंढाड़ी की प्रवेशिका का नाम पहली पोथी रखा। अच्छा। हाड़ौती की प्रवेशिका का नाम चामल पोथी रखा। जी। अजमेर की बोली है मेरवाड़ी। मेवाड़ी नहीं है, मेरवाड़ी। मेरवाड़ी में किताब लिखी और अजमेर के लोगों को मेरवाड़ी में, मतलब ये जो केकड़ी वेकड़ी ये सारा इलाका है, वहाँ हमारी ये किताब चलती थी कि मेरवाड़ी में ही बनाई गई किताब। जी। तो ये प्रयोग किया और इस प्रयोग के लिए कुछ लोगों ने तो मुझे बहुत हतोत्साहित किया। जी। कहा कि तुम राजस्थान के फिर टुकड़े करने चाहते हो। अच्छा। मैंने कहा नहीं, टुकड़ा का नहीं करना चाहता। दिल से जोड़ना चाहता हूँ। वाह। दिल जुड़े रहें, क्योंकि अपनी बोली में बोलने से दिल का जुड़ा होता है। लेकिन नॉट ओनली दैट, देखिए मैंने खुद अनुभव किया और आखिरी दुनिया घूम घूम के पाया भी कि यदि बोली में शिक्षा होती है तो वो दिल के करीब होती है। बहुत खूब। बिल्कुल। बहुत अच्छा। जी। और अगर बोली में शिक्षा नहीं हुई तो वो दिल के करीब नहीं होती है। बहुत सही। बहुत वो पराई होती है और प्रारंभ से ही पराई होती है। मतलब शुरुआत से ही बिस्मिल्लाह ही गलत होता है। जी 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 जी। और ये बात बाबूजी चतर सिंह जी ने कही थी। अच्छा। मुझे नहीं मालूम कि आपने उनका नाम सुना कि नहीं। जी जी जी। वो मेवाड़ के राजा थे। मगर कभी राजा का काम नहीं किया, राजघराने में बैठे नहीं और जंगल में जाके एक कुटिया बना के जंगल में रहने लगे। पूरे अधिकारी थे मेवाड़ राज के। ये महल में रहने वाले मेवाड़ हैं आजकल महाराणा मेवाड़। जी जी जी। और बाबूजी चतर सिंह जी संत हो गए और उसी पगड़ी में अपने एक नौकर के साथ, उस नौकर का नाम था उदया। अब वो तो संयोग से उदयपुर हो गया। बिल्कुल। लेकिन बाबूजी चतर सिंह जी के नौकर का नाम था उदिया। अच्छा। और उन्होंने उदिया को संबोधित करते हुए किताब लिखी, उदिया अलख पिछाण। अच्छा अच्छा अच्छा। उदिया तू अलख को पिछाण। बिल्कुल। आज कौन अलख को बताएगा मेरे भाई? सही। जी। आज अगम की नींद कौन सुलाएगा? अगम क्या है? हम शब्द ही भूल गए। बिल्कुल सही। और बाबूजी चतर सिंह जी ने तब 100 बरस पहले मेवाड़ में बच्चों की एक पोथी लिखी, बालकारी पोथी। और बालकारी पोथी का पहला पाठ
वो बालकारी पोथी मेवाड़ी भाषा में लिखी गई और उसके प्रीफेस में उन्होंने लिखा प्रस्तावना में कि आज बालका ने पढ़ाई भाषा में पढ़ायो जावे और पढ़ाई भाषा में पढ़ाई शुरू करवासूं बाने घणी बहुत घणी अब खाई हुआ है। देखो कितना अच्छा शब्द है अब खाई। जी 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 हम भूल गए हम। बिल्कुल बिल्कुल। बालका ने घणी अब खाई हुआ है पढ़ाई भाषा में पढ़ाउण सू। तो इरे वास्ते में आप पोथी मेवाड़ में भाषा में लिखी और उसमें औरतों को संबोधित करके बहनों को संबोधित करके उन्होंने पाठ लिखा। मतलब वो औरतों की शिक्षा के बारे में 100 बरस पहले सजग थे। वाह जी। और उन्होंने लिखा, मैं पाठ सुना रहा हूँ आपको। जी जी जी। उनकी बहनों की किताब का पहला पाठ था बहना आपा ओछी नीहा। बहनों अपन कोई किसी से कम नहीं है। बहना आपा ओछी नीहा। जी हाँ जी। और अगला पाठ था कि ओछी मत रे कणी कियो कि मैं नीच जात नारी हाँ। किस ओछी बुद्धि के आदमी ने कह दिया कि हम नीच जात नारी हैं। जी जी जी। हम तो सबला हैं, अबला थोड़ी हैं। जी 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 जी। हाँ? और नारी हाँ तो खई हुई मैं नारी हाँ। जी जी। हमने शेर पैदा किए हैं। हाँ। नारी है तो क्या हो गया, शेर पैदा किए हैं। माथो काट थाल में मिलियो प्रीतम पहला गी हाँ। वाह वाह जी। ये राजस्थान था। जी जी जी। और ये त्याग था। जी हाँ। मैं कह रहा हूँ त्याग की परंपरा, तप की परंपरा, शिक्षा की सांस्कृतिक परंपरा। बिल्कुल बिल्कुल। हम भूल रहे हैं पूरा मतलब प्रदेश को हम भुला रहे हैं आज। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और भुला कई कारणों से रहे हैं और उनकी चर्चा यहाँ नहीं हो सकती। जी हाँ जी। मैं विवेचना कर सकता हूँ लेकिन यहाँ सुबह सवेरे में जितना सुंदर अच्छा नहीं, लेकिन सुबह सवेरे भी आपने इतनी सारी चीजों की हमें याद दिलाई जो अच्छा सवेरा हो तो अच्छा है ना। हाँ बिल्कुल। हम सुप्रभात जो चीजें हम वास्तव में भूलते जा रहे हैं प्रज्ञा, वो हमें अचानक याद आई। और आप जैसे विद्वान से हमें जानने विद्वान हुई नहीं भाई, मैं विद्यार्थी हूँ यार। जी। आप पत्रकारिता से जुड़े रहे कुछ समय तक और आप कहते हैं कि पत्रकारिता का जो दौर रहा वो काफी कठिन रहा। जी। उस बारे में बताएं कुछ। बहुत कठिन था भाई। जी जी जी। आज की तरह नहीं था। अच्छा अच्छा। मैं दरअसल लेखन में रुचि थी इसलिए पत्रकार हो गया। जी 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 जी। गया था भारतीय ज्ञानपीठ में सबसे पहले काम शुरू करने, क्योंकि संस्कृति में और साहित्य में रुचि थी। ज्ञानपीठ बहुत अच्छा संस्थान है काम शुरू करने को तो। और मुझे भी आज गर्व है कि मैंने लक्ष्मी चंद्र जैन और जगदीश हेमे के साथ काम किया। जी। उनको बहुत श्रद्धा से याद करता हूँ। लेकिन ज्ञानपीठ में रहने के कारण ही मैं कई लोगों से मिला, बड़े बड़े साहित्यकारों से, है ना। तो वो बहुत सीखा मैंने। जी जी। मैंने आपको ताजुब होगा कि फिराक गोरखपुरी को जब 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिला जी, तो उस जमाने में 1 लाख रुपया बहुत होता था। बहुत, वास्तव में बहुत बड़ी बात थी। तो 1 लाख रुपए का वो जो चेक मिला तो फिराक के हाथ में मैंने वो चेक देखा। फिराक साहब उसकी गोली ऐसे गोल गोल करके और ऐसे कर रहे थे, उसको पुड़िया बना रहे थे। अरे तो मतलब पैसा अर्थ ही नहीं रखता था। हाँ। फिराक गोरखपुरी था। उसके लिए अंग्रेजी का प्रोफेसर था, उर्दू में कविता करता था। तो वो देखा मैंने दौर की लोग कैसे जीते हैं। हाँ। तो वो तो लेखन में रुचि थी, इसलिए मैं फिर भारतीय ज्ञानपीठ छोड़ करके जॉर्ज फर्नांडिस के साथ जुड़ा। और जॉर्ज ने एक अखबार निकाला था प्रतिपक्ष। अच्छा। जी हाँ। तो प्रतिपक्ष से पहले लोग विपक्ष कहते थे। हाँ। ये प्रतिपक्ष निकलने के बाद में ये शब्द चलन में आया। अच्छा। कि भाई विपक्ष कुछ नहीं होता है। हाँ। प्रतिपक्ष होता है जी। अच्छा। जी। विपक्ष वाला तो विरोधी माना जाएगा और प्रतिपक्ष वाला अपना पक्ष रखने वाला माना जाएगा। तो हमने प्रतिपक्ष निकालते हुए विरोध की भाषा का एक नए ईडियम की शुरुआत की। जी। और वो नया गद्य था, ये ताजुब करेंगे आप कि प्रतिपक्ष इतना अच्छा निकला कि उसमें हमने गद्य लिखना सीखा नए तरह का। और उस गद्य में निरंतर सृजनात्मक
प्रयोग थे, गाली नहीं थी, लेकिन विरोध था। और प्यार से विरोध था, श्रद्धा से विरोध था। बहुत सही, बहुत सही, है ना? क्योंकि सामने वाला जो बात कह रहा है हम उसका गला थोड़ा ही पकड़ लेंगे। बिल्कुल सही, उसको कहने की आज़ादी है, बिल्कुल, लेकिन हम अपनी बात अपने प्यार से कहेंगे। तो वो हमारे सामने, वो कला का अखबार भी था और साहित्य का भी था। तो प्रतिपक्ष 16 पेज का एक टेबलॉइड निकलता था, बड़ा। अच्छा। तो उसमें मैंने काम किया गिरधर राठी के साथ, मंगलेश डबराल के साथ, कमलेश जी के साथ, खासतौर से कमलेश जी जो उसके संपादक थे। जॉर्ज हमारे प्रधान संपादक थे। अच्छा। तो उस बीच हमने सीखा और बहुत कम पैसे में काम करते थे। जी हाँ। तो कठिन दौर तो यूँ था कि आज तो लाखों रुपए में बात होती है। है ना? मेरा अपना भतीजा ओम थानवी जो जनसत्ता का संपादक रहा, जी, तो उसको 2 लाख रुपए तनख्वाह मिलती, तो हम लोग 800 रुपए में काम करते थे। जी हाँ। तो ये फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। हाँ। तो ये कठिन दौर यूं भी था कि दिल्ली में 800 रुपए में चलाना एक महीना तो बड़ा कठिन दौर था। फिर कठिन दौर यूं भी था कि ब्लॉग बनते थे। ये छपाई का ये तकनीक आया नहीं था, ये आधुनिक तकनीक नहीं थी। कंपोजिंग होता था। जी हाँ। और कभी एक इधर से उधर अक्षर भी गिर जाए तो रात तक रुकना पड़ता था। तो वो हाथ काले करने पड़ते थे। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। ये आसान काम नहीं था। जी हाँ। लेकिन उस बीच सीखने के बहुत अवसर मिले और वही उपलब्धि है। उसने मांझा हमको दरअसल। जी। जो दौर कठिन था वो हमको मांझता चला गया। जी हाँ। वो हमको थोड़ा सा तराशता चला गया। जी। वक्फा कितना ही बड़ा निकल जाए, कितना भी लंबा वक्त निकल जाए, लेकिन हम उम्र के किसी भी पड़ाव पर पहुंच जाएं, लेकिन अगर खुद को वहाँ रखें कि हमने किन से सीखा है, अगर अपने सिखाने वालों का ध्यान रखें, तो वो बहुत बड़ी बात है। नहीं, वो तो याद रहते ही जिंदगी भर। आज कमलेश जी चले गए जी, और मैं कमलेश जी को उम्र भर नहीं भूलूंगा, लेकिन मैं मेरी बेटियों को भी कहता हूँ कि कमलेश जी को मत भूलना बेटा। कमलेश जी आज भी मैं कहता हूँ, जब वो चले गए हैं तब भी, कि वो जब तक जिंदा रहे तब तक पूरे भारत में हिंदी के सर्वाधिक पढ़े हुए आदमी थे। बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा पढ़ते थे, नामवर सिंह जी से भी ज्यादा। नामवर जी वहाँ आते थे और दूसरे लोग। तो ये लोग अध्येता थे, इनके घर में हजारों लाखों किताबें थी और फिर पढ़ी हुई किताब उनको याद रहती थी। कभी भी जिक्र कर लो तो वो एक किताब उसने ये लिखा है, वहाँ पर ही लिखा है। अच्छा, मैं तो अभी तो कमलेश जी से दूर हो गया था पिछले 20 वर्षों से, 30 वर्षों से। जी। लेकिन फोन पर उनसे मेरा संवाद होता था। अच्छा। मतलब फोन करके पूछता था। हाँ। और कि कमलेश जी उसने क्या कहा था जरा बताइए, तो बुकनान ने क्या कहा था। अब वो साहब बुकनान एक फिलोसोफर था, तो जो आखिरी वक्त तक सोचता रहा। तो कमलेश जी को मुझे कुछ पूछना था तो रेफर किया। बिल्कुल। तो हर एक चीज के लिए कमलेश को रेफर करता था मैं। जी। बहुत मतलब वो याद भुलाई नहीं जा सकती। नहीं, श्रद्धा से याद करता हूँ और आंखें भर, गला भर आता है भाई। जी। अरे यही बड़ी बात है। हाँ। जी, आपने प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी काम किया और भारत सरकार की मदद से पहले प्रौढ़ राज्य संदर्भ संघ की स्थापना की। नहीं, राज्य संदर्भ केंद्र की स्थापना की। स्टेट रिसोर्स सेंटर। जी। वो भारत का पहला स्टेट रिसोर्स सेंटर था। SRC, जी, है ना, जिसका काम था कि राज्य में प्रौढ़ शिक्षा के काम को स्ट्रेंथन करो, आगे एम्पावर करो, सपोर्ट करो। जी। और एकेडमिक गाइडेंस दो। जी। हम लोग मटेरियल गाइडेंस नहीं देते थे। ये विचार कैसे आया कि प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा जाए? ओहो, ये विचार एक क्रांतिकारी समाजवादी की तरफ से आया। जी। कौन थे वो? वो ब्रजमोहन तूफान थे। अच्छा। पुराने लोहिया जी के खास, लोहिया, राम मनोहर लोहिया के खास साथ काम करने वाले, जॉर्ज के साथ काम करने वाले, दिल्ली में रहते थे और कभी कभी चले आते थे मिलने के लिए, दफ्तर याद आती थी उनको। अच्छा। ब्रजमोहन तूफान ने कहा कि यार तुम सब नौजवान लोग यहाँ बैठ करके 30 मार्का बन रहे हो जी, तुमको पढ़ने वाले तो 15% लोग भी नहीं है भारत में, तुम्हारी फूंक निकल जाएगी। और गांव में तो 3% है जी। 97% लिटरेसी पूरे हिंदुस्तान में। जी। क्या कर रहे हो तुम लोग?
हाँ, कौन पढ़ेगा? हाँ, कौन पढ़ेगा तुम्हारा लिखा हुआ? जी जी जी। और तुम्हारी उम्र निकल जाएगी। जाओ ना गांव में काम करो, पढ़ाओ किसी को। रिजवान तूफान ने जब ये बात कही तो मन में अटक गई थी। बड़ी वजनी बात थी। हाँ, बिल्कुल अटक गई मन में। फिर अनिल बोरदिया का साथ मिल गया, तो उन्होंने कहा कि काम करना चाहते हो गांव में तो जी लिख के लाओ क्या काम करोगे। तो लिख के ले गया। अच्छा। उन्होंने कहा कि 5 बजे आओ शाम को। मैंने कहा 5 बजे तो मंत्रालय बंद हो जाता है। वो तब भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी थे। जी जी जी। तो उन्होंने कहा बंद तो अपन जब उठते हैं तब होगा ना, बंद अब कैसे होगा? मेरा तो 5 बजे शुरू होता है दफ्तर। अच्छा अच्छा। हाँ। तो मैं गया 5 बजे, तो वो बैठे हुए हैं। हाँ। और उन्होंने, मैं जो प्रपोजल लिख के ले गया था उस पे कलम से आप खुद अपनी पेंसिल से अपना काम किया जी, उसको एडिट किया, और कुछ कोई शब्द गलत लिख लिया तो रबर से मिटा देते थे अनिल भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं उनको अनिल भाई कहता था। हाँ। तो रबर काम में लेते थे, पेपर खराब नहीं करते थे, काटते नहीं थे, मिटा के नया लिखते थे। अच्छा अच्छा। तो पूरा मेरे सामने बैठ के मेरे प्रपोजल का संपादन किया। वो प्रपोजल उनका पीए टाइप करता रहा, एक एक पन्ना ले जा करके। वो भी बैठता गया और फिर तो कहा कि ठीक है सुबह आ जाओ। अच्छा अच्छा। और वो लोगों से डिस्कस कर लिया और कहा कि जाओ जयपुर, और एक नॉन एग्जिस्टेंट संस्था है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन उसके सेक्रेटरी ये हैं और उसके अध्यक्ष ये हैं, उन दोनों से मिलो। तो सेक्रेटरी थे ललित किशोर लोहमी और अध्यक्ष थे विष्णु दत्त जी, जो हमारे रिटायर्ड होम सेक्रेटरी थे। जी जी। उनके पास आया मैं कि अनिल भाई ने भेजा है और यही प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव भारत को सरकार को देना चाहते हैं। बोले भैया ये तो राज्य सरकार के थ्रू जाएगा। मैंने कहा राज्य, तो ललित किशोर जी उस समय OSD एजुकेशन थे। जी जी जी, जी। तो सचिवालय में तो मेरे किए तो कुछ हो नहीं सकता था, नया नया दिल्ली से आया था। हाँ हाँ। मतलब हाँ। ये उनके हिम्मत की काम था कि वो तुरंत फॉरवर्ड हो गया गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से। अच्छा अच्छा। और मेरे हाथ में थमा दिया गया कि ले जाओ। जी जी जी। थानवी साहब, हम इसके आगे की कहानी ज़रूर सुनेंगे आपसे, लेकिन पहले एक काम करते हैं, राजस्थान की ज़रा सैर कर लेते हैं। आज राजस्थान दिवस भी है। जरूर तो जरूर। अपने राजस्थान की कुछ झलकियां देख लेते हैं और फिर लौट के आते हैं इस बहुत संदर्भ में हम आनंद, फिर बात बहुत करेंगे। आनंद के साथ से नया नया राजस्थान। जी आइए चलो। नए मेहमान का आना बेहद खुशी का मौका होता है, पर ऐसी महिलाएं जो ग्रस्त हैं मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, एनीमिया या अस्थमा जैसी बीमारियों से, या जिन्होंने झेली है बार बार गर्भपात, गर्भ में शिशु की मौत का सदमा या प्री मैच्योर डिलीवरी की जटिलताएं, ऐसी गर्भवती महिलाओं की विशेष देखभाल को समर्पित है चिकित्सा विभाग का कुशल मंगल कार्यक्रम का मकसद यह सुनिश्चित करना कि गर्भधारण नियोजित हो, गर्भावस्था के दौरान हर तरह के संभावित खतरे पर पैनी निगाह और अनुकूल प्रबंधन। 104 परामर्श सेवा की खास हाई रिस्क हेल्प डेस्क जो कदम कदम पर देती है सही मार्गदर्शन। गर्भावस्था के दौरान आवश्यकता पड़ने पर कभी भी एम्बुलेंस की निःशुल्क उपलब्धता। संस्थागत प्रसव सर्व सुविधा युक्त चिकित्सा संस्थान में अनुभवी चिकित्सक द्वारा प्रसव के बाद आशा या ANM द्वारा शिशु एवं प्रसूता की संपूर्ण देखभाल। गर्भावस्था का जोखिम होगा कम। आओ मिलकर प्रयास करें हम। जी हाँ, ये धरती तो है पर कुछ और है। ये है रंगीला राजस्थान। राजस्थान का नाम लेते ही इतिहास मानो आंखों पर चढ़ आता है। किले, गढ़, दुर्ग और उनसे जुड़ी वीरता की कहानियां, खनकती तलवारें, मेघ गर्जन सी घोड़े की टापें और धधकती ज्वालाओं का जौहर। राजस्थान का नाम लेते ही साकार होने लगती है यहाँ के वीरों और वीरांगनाओं की ओजस्वी गाथाएं। पन्नाधाय के त्याग और बलिदान की भूमि, महाराणा प्रताप की आन बान की धरा, पद्मिनी के सौंदर्य और मीरा की भक्ति। अनूठी है राजस्थान की संस्कृति। जितना सुरम्य यहाँ का परिवेश है, उतना ही सरस और सजीला है
यहाँ का सांस्कृतिक वैभव। कहीं मेले उत्सव और तीज त्योहारों की उमंग है, तो कहीं कलाकारों द्वारा चित्रित जीवन के विविध पहलू सहज ही मन को छू लेते हैं। कहीं लोक कलाओं का उजास है, तो कहीं धोरों पर गूंजती कलाकारों की स्वर लहरियां, वाद्य यंत्रों का सुरीला संगीत और नृत्य की मोहक अदाएं मिट्टी की सौंधी महक से अनायास ही साक्षात्कार कराती हैं। साजन साजन में करा साजन जीव जड़ी छोड़ ले पर और बाता गड़ी गड़ी साजन साजन में करा साजन जीव जड़ी पर मांडशा और बाचा गड़ी गड़ी केसरिया पेंटावेलेंट टीका है आपके बच्चे का अधिकार, तो क्या आपने उसको उसका हक दिया? जबकि अब न कोई तकलीफ, न लंबी चौड़ी टीका सारणी याद रखने की मशक्कत। टिटनेस, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी, काली खांसी और दिमागी बुखार जैसी 5 जानलेवा बीमारियों से अपने शिशु को बचाएं। सिर्फ एक टीका 3 बार लगवाएं। याद रखें, सही समय सही टीका, आशीर्वाद स्वस्थ जिंदगी का। पेंटावेलेंट वैक्सीन राज्य सरकार के सभी चिकित्सा केंद्रों पर उपलब्ध है और वह भी बिल्कुल मुफ्त। इनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए मजबूत निगरानी तंत्र। अधिक जानकारी के लिए आशा सहयोगिनी या ANM से ममता कार्ड के साथ मिले। ममता कार्ड, जिसमें दर्ज है बच्चे के टीकाकरण का संपूर्ण ब्यौरा। भूल न जाना, टीकाकरण जरूर करवाना। आज राजस्थान दिवस के इस पावन पर्व पर हम मिल रहे हैं श्री रमेश थानवी साहब से, और इससे पहले हमने देखी राजस्थान की एक बहुत प्यारी सी झलक। हमने अपना आज का राजस्थान देखा। रमेश थानवी साहब, आप राजस्थान की झलकियां तो हमने देख ली राजस्थान दिवस पर, और वैसे भी हम राजस्थान की सैर करते रहते हैं क्योंकि हमारा कार्यक्रम सुप्रभात धरती धोरारी है, तो धोरों की धरती की ही में हम अक्सर सैर करते हैं। हमारी आपकी बात चल रही थी प्रौढ़ शिक्षा की, जिसमें आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि आपको एक सीख मिली कि जो आप पेपर छाप रहे हैं वो पढ़ेगा कौन, साक्षर ही नहीं है लोग। इस बारे में बात चल रही थी, बताएं सर आगे। हाँ ठीक है, उसी साक्षरता का काम करने के लिए जयपुर आया जी, एक राज्य संदर्भ केंद्र की स्थापना की और सारे राजस्थान के लोगों को एकजुट किया, मोबिलाइज किया। बीकानेर प्रौढ़ शिक्षण समिति की स्थापना पहले हो चुकी थी, जोधपुर प्रौढ़ शिक्षण समिति की स्थापना हो चुकी थी। भाई साहब मोहन सिंह जी मेहता की लीडरशिप में सेवा मंदिर में काम हो रहा था। भाई साहब जनार्दन जी नागर, जनार्दन राय नागर की लीडरशिप में राजस्थान विद्यापीठ में काम हो रहा था। भीलवाड़ा प्रौढ़ शिक्षा संघ बन गया था। तो इन सब जगह जा करके लोगों को जगह जगह करके एकजुट किया और सबको एक साथ लेकर के और हर जिले में काम शुरू किया। जी जी जी। और हर जिले से कहा कि ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, आप इस कार्यक्रम के लिए प्रपोजल बनाइए, पैसा मैं लेके आता हूँ भारत सरकार से। अच्छा अच्छा, वाह, है ना। तो हर जिले के लिए पैसा लाया गया और उनको वहाँ लोग रिक्रूट किए गए। फिर सबकी ट्रेनिंग की गई। तो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजीज क्या होंगी गांव के लोगों की, अनुदेशक चुने गए क्योंकि हमारा ये सिद्धांत था कि टीचर बाहर से नहीं लाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। गांव को साक्षर करना है तो गांव का कोई लड़का या लड़की ही साक्षर करेगी,
वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात। और जी। उसको हम ट्रेनिंग करेंगे। अच्छा। और वही गांव का टीचर होगा, अनुदेशक होगा, अनुदेशिका होगी। हाँ हाँ। तो उनको रिक्रूट किया गया सबको, फिर उनका प्रशिक्षण हुआ। फिर उनके सुपरवाइजर कौन होंगे, उनको टाइम टू टाइम उनको संभालेगा कौन, जी हाँ, जी उनको हिम्मत कौन दिलाएगा। क्योंकि ये पुराना डरा तो था नहीं कि इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स गया और हुक्म दे के तड़ी मार के आ गया, है ना। हमारा तरीका दूसरा था, पूर्णतया लोकतांत्रिक और पूर्णतया सांस्कृतिक। तो प्यार से काम करना था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फोकस जो था ना साक्षरता का, वो फोकस था सामाजिक बदलाव। जी। अक्सर से समाज कैसे बदलता है, हाँ, बिल्कुल। और आखिर है क्या, क्योंकि आखिर तो अविनाशी है। जी जी, जी बिल्कुल सही। और आखिर से शब्द बनता है तो ब्रह्म है। जी। और ब्रह्म को जान के भी अगर बदलाव नहीं आता है तो फिर क्या जाना। हाँ, फिर कुछ बचा ही नहीं। जी। तो हमारा मुद्दा तो ये था कि ये प्रदेश अपनी रूढ़ियों से थोड़ा सा उखड़ करके जी 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 अपने को आगे बढ़ाएगा। तो प्रगति हमारा लक्ष्य था। बिल्कुल सही। डेवलपमेंट है ना। जी 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 जी। और एक ऐसा डेवलपमेंट जो जिसमें कल्चरल एक भाईचारे का पुट हो। हाँ हाँ, है ना जी। क्योंकि हमको ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए था, आज भी नहीं चाहिए, जहाँ साधन सब हो जाए, बुलेट ट्रेन आ जाए, सब हो जाए, लेकिन आदमी अकेला रह जाए। तो आदमी को साथ लेके चलने वाली शिक्षा करनी थी। जी जी जी, जी। आपने जो अभी जिक्र किया कि गांव में जाकर पढ़ाना था और वहीं से आपने शिक्षकों को चुना, मुझे एक संदर्भ याद आता है जब आप लोक जुम्बिश परिषद में भी थे और मैं भी स्वयं लोक जुम्बिश परिषद की ओर से गांव में टीचर्स को पढ़ाने के लिए गया। और जब मुझे ट्रेनिंग दी गई टीचर्स को पढ़ाने की, तो मेरा पहला प्रश्न ये था कि टीचर्स तो खुद पढ़े लिखे हैं, उन्हें पढ़ाने की क्या आवश्यकता है। आपका वो जो लोक जुम्बिश परिषद से जो जुड़ाव रहा उस बारे में बताएं। लोक जुम्बिश का मैं सलाहकार था। जी, जी, और अनिल भाई का प्यार था कि इतना मान सम्मान देते थे। हाँ। तो उनके सभी कार्यक्रमों में कमोबेश मैं शुरुआत करने के लिए साथ जाता था। जालोर में जब औरतों की शिक्षा का काम शुरू हुआ तो मैं जालोर जाके भी 7 दिन तक रहा। जी जी, है ना। और वहाँ की महिलाओं को एकजुट किया, महिलाओं को प्रोत्साहित किया, तो उनके साथ बहनों को जी, जी, तो वो मेरा अनुभव था एक बहनों के साथ काम करने का। महिला विकास में भी जब महिला विकास का काम शुरू हुआ था जी, वो एक डिपार्टमेंट था महिला विकास, तो साधारण। जी। लेकिन अनिल बोरदे साहब ने कहा कि नहीं, वो तब यहाँ डेवलपमेंट कमिश्नर थे जी। और एक महिला विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। हाँ। तो उस कार्यक्रम में एक बहुत जबरदस्त अभियान की तरह जी, जी, जी। जुड़ा हुआ था औरतों का। हाँ। और उसको आगे बढ़ाना था। हाँ। तो गांव-गांव में साथिनों को चुनना था। तो साथिन को चुनने के लिए भी हम लोग गए। फिर साथिनों को चुन लिया, वो भी गांव की औरतें ही थी, है ना। उनमें वहाँ भी कोई बाहर का नहीं आया था। फिर गांव की साधारण पढ़ी लिखी औरतों को सामने लाना, फिर उनका प्रशिक्षण करना, फिर उनके साथ चर्चा करना। तो वो एक अलग दौर था। तो वो उसमें भी अरुणा राय भी साथ थी, ममता जेटली भी थी, जी, जी, और जी, जी। जिनी श्रीवास्तव भी थी, सब लोग, बहुत लोग थे। तो बहुत अच्छा काम हुआ वो भी। मैं और प्रज्ञा सुबह यही बात कर रहे थे कि आपने गांव में भी जाकर महिलाओं के लिए काफ़ी काम किया है। गांव-गांव जाकर आपने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। जी, तो जी। बताएं उस बारे में। देखिए, वो पहली शुरुआत तो जिसका जिक्र करना चाहूँगा वो मेजा बांध से हुई। जी। और एक प्रयोग मैंने किया था महिला विकास कार्यक्रम के साथ। जी जी जी। श्रीमती विमला जैन प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी भीलवाड़ा की। जी। तो उनसे संपर्क किया, वो राजी हो गई कि भाई 1 महीने का एक कैंप लगावें और वहाँ औरतें आवें, फिर 1 महीने में उनको साक्षर कर दें। जी। अच्छा अच्छा। तो वहाँ लोगों ने कहा कि कोई औरत घर छोड़ के आएगी नहीं। हर एक, और कोई किसान औरत कोई घर छोड़ के आती है क्या? जी हाँ, घर की पूरी जिम्मेदारी है उस पर। हाँ। नहीं, वो कैसे आएगी? हाँ। अभी हमारे सामने चुनौती थी। हाँ, बिल्कुल सही। तो लेकिन
जो स्पेड वर्क था, जो फील्ड वर्क था, वो विमला जैन का था। उन्होंने सबको एकजुट किया, गांव से लाई, और वो जो मोबिलाइजेशन हुआ उसमें मोटिवेशन भी था, और औरतें आ गईं, और मेजा बांध पर मैं भी जाके रहा। अच्छा। और उनके साथ रहा। अच्छा। और 1 महीने तक मैं घर नहीं आया। अच्छा 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 अच्छा। तो वो मेरा पहला कैंप लिटरेसी का प्रयोग था। मैंने उसको अनुष्ठान कहा था। अच्छा। कि ये एक अनुष्ठान है। हाँ हाँ हाँ। हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। वाह वाह। और उसकी जो पूरा वो अपने आप ही डेवलप होता गया। हम तय करके नहीं गए थे। जैसे एक दिन आइडिया आया कि औरतों को बिंदी लगाएं, औरतें लगाती ही हैं बिंदी, तो बिंदियां मंगाई गई और हर बिंदी पर एक अक्षर लिख दिया गया और बिंदी लगा दी गई। अच्छा अच्छा अच्छा। अब वो उसके माथे पे देख रही है तो क पढ़ रही है। हाँ। और इसके माथे पे देख रही है तो ल पढ़ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन उसमें एक दिक्कत आई हमको। हाँ। और वो देखिए ना, काम सिखाता है। कुछ विधवा औरतें थी। हाँ। वो तुरंत पीछे हट गई। हाँ। भी साहब, हाँ। भी साहब, कैसे बिंदी लगाऊं? और रो पड़ी और मैं भी रो पड़ा। जी 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 जी। कि क्या किया हमने? तो ये काम सिखाता है। बिल्कुल सही। हाँ। छापा मांडना था। तो छापा मांड करके पहले उनके सबके एक सिग्नेचर करा करके हमने वो पूरा कपड़ा वहाँ लगा दिया था। लेकिन हमको उसमें ये करना था सबसे पहले ही दिन कि प्यालों में, मिट्टी के प्यालों में जवारे बोने थे। अच्छा अच्छा। और हमने कहा था कि इसके जवारे जब उगेंगे, हाँ। तो ये जो उगते हुए जवारे हैं, हाँ हाँ। ये हमारी प्रगति का परिचायक होंगे। हम अक्षर सीखेंगे कि एक नया, हाँ। तो ये 1 इंच ऊपर आएगा। वाह वाह। दूसरे दिन अक्षर सीखेंगे ये, और सबको अपने अपने ज्वारे का जो कूंडा है उस कूंडे की रखवाली करनी है। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। है ना। लेकिन ज्वारे बोएंगे, ये बात मैंने कह दी, और जौ मंगा लिए। हाँ। और जौ जब देने लगा, नहीं, मैंने कहा रखे हैं बाल्टी में से जौ ले लो। हाँ हाँ हाँ। तो औरतों ने कहा कि भाई साहब, हाँ। बीज लिया नहीं जाता है, बीज दिया जाता है। वाह वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया। औरत ने, उन्होंने सिखाया मेरे को। और मैं बुद्धू, अकलवान, कहाँ गई अकल, कहाँ गई पढ़ाई। औरत ने कहा कि भाई साहब, बीज लिया नहीं जाता है, बीज दिया जाता है। बहुत खूब, बहुत खूब। है ना जी। और बीज भी सूने माथे नहीं लिया जाता है भाई साहब। अच्छा। तो सब एक दूसरे को कुमकुम की टीकी लगाएंगे। अच्छा। पहले मेरे लगाई। हाँ। सूने माथा कहाँ हुआ भाई साहब। हाँ। तो यहाँ बिंदी लगाई जी, हाथ पे मौली बांधी। और फिर औरतों ने कहा कि अब आप दो हमको। अच्छा अच्छा। फिर इस बीज को हम बोएंगे। अब मैं जब देने लगा, हाँ। तो उनके लेने का अंदाज भी अलग था। अच्छा। ये प्रज्ञा जान भी नहीं सकती। अच्छा। हाँ, और कर भी नहीं सकती ऐसे। जी जी जी। मतलब देखिए, हम पढ़े लिखे लोग अपने लोगों से पिछड़ गए। हाँ, सही है। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्ला पूरा सिर ढक करके, नीचे का पल्ला खींच करके, हाँ। और एक झोली बनाई, एक नीचे साड़ी की। हाँ हाँ, और ऐसे फैला करके कहा कि भाई साहब बीज दो आप। अच्छा 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 अच्छा। जी 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 जी। भिक्षा ली बीज की। फिर उन्होंने, देखो आप, बहुत बढ़िया, बहुत मतलब ये क्या, कैसे शिक्षित करता है काम। बिल्कुल सही। फिर उन्होंने उस बीज को ले जा करके बोया। लेकिन बोने से पहले कहा कि नहीं, बोएंगे ऐसे नहीं। अच्छा। मतलब देखिए, हर काम उनके, तो मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसे करें अपन। हाँ हाँ हाँ। लेकिन वो मुझे मेरे काम में नया आयाम जोड़ रही है। जी 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 जी। औरतों ने कहा कि भाई साहब, मिट्टी तो तालाब से लाएंगे, यहाँ से नहीं लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। और सबको वो अपने कूंडे अपने सिर पे उठा करके और गीत गाते हुए गई। और तालाब से मिट्टी, मेजा बांध से मिट्टी लेकर के और वापस गीत गाते हुए आई। और वो गीत पंथेवाड़ी का गीत था कि हम पंथेवाड़ी बोएंगे। अच्छा अच्छा। अब पंथेवाड़ी क्या होती है प्रज्ञा?
वास्तव में बहुत पुरानी ऐसी बातें हो गई हैं जो यहाँ तक शहर तक नहीं है। नहीं है ही नहीं। वी हैव लॉस्ट इट। ये राजस्थान को खो दिया हमने यहाँ आकर के। तो पंथेवाड़ी बोएंगे, पंथेवाड़ी गाते हुए आई हैं। और पंथेवाड़ी वो हरियाली होती है जो तुम्हारे पंथ को प्रकाशित करती है। वाह वाह, बहुत अच्छी। जो तुम्हारा पंथ मार्गदर्शन करती है, हरियाली बिछाए रखती है जी। और एक औरत उसको बो सकती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी जी। तो उन्होंने उसको बोया जी। 30 दिन तक वो कुंडे में उगते रहे। हाँ। और गिलहरियां उसको खाने आ जाती थी। अच्छा। तो उसकी कैसे रक्षा करें, तो इसका भी उन्होंने उपाय किया। अच्छा। भी साहब रात रात खा गया, हाँ। छोटे को नहीं मारे, तो उन्होंने उसको भी बचाया। मतलब कितना खूबसूरत। मैं अभी सोच रही थी, पूरी पिक्चर वो दिमाग में आ रही थी, इतना खूबसूरत रहा होगा। रमेश थानवी साहब, आपके ये संस्मरण सुनते हुए इच्छा यूं हो रही है कि बहुत सारी और बातें की जाए, बहुत सारी बातें की जाए, लेकिन भाई समय नहीं है। समय नहीं है। सबसे बड़ी विकट समस्या ये है कि समय जो सामने आके खड़ा हो गया उसने थाम दिया हमें। लेकिन बड़ी अच्छी बात आपने कही है, ये जो ज्वार बने की, इससे मेरे ख्याल से पर्यावरण को भी काफी अच्छा जोड़ा जा सकता है। पर्यावरण से तो जुड़ाव होना ही है। जी जी जी। क्योंकि बिना पर्यावरण से जुड़े, मैं तो कह रहा हूँ कि जमीन से जुड़े रहना। जी जी। और राजस्थान की देन ही ये है कि हमने पानी को वेस्ट नहीं किया, एक एक बूंद की रक्षा की हमने। तो ये राजस्थान की सीख ही ये थी कि पानी को बचा के रखो। पानी को फेंको मत, तुम्हारी बपोती नहीं है पानी पर। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। प्याऊ लगाते थे हम, पानी पिलाते थे। बिल्कुल। थानवी साहब, इतनी सारी बातें रह गईं और आप जैसा विद्वान जो व्यक्ति सामने बैठा है, हमें लगता है कि बहुत सारी ऐसी बातें जो सीखने को मिल जाती, लेकिन फिर भी इस छोटे से अंतराल में हमने काफी कुछ सीखा आपसे आज। वो सारी बातें सीखी जो हम भूल चुके थे। बहुत बहुत कोटि कोटि आपको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात धरती धरिए। सुप्रभात आपको भी, दर्शकों को भी, और आप सभी दर्शकों को एक बार फिर राजस्थान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इजाजत दीजिए प्रणय को, प्रज्ञा को। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी, और चलने से पहले एक मीठा सा नृत्य आप सभी के नाम।
एक शरीर में दो जान, इनका रखें दुगना ध्यान। गर्भवती होने का पता चलते ही अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर पंजीकरण कराएं, क्योंकि सरकारी अस्पताल में डिलीवरी और मुफ्त सुविधाएं हैं हर माँ और शिशु का अधिकार। प्रसव के समय और बाद में परिवहन की सुविधा मुफ्त। राजकीय चिकित्सा संस्थान में डिलीवरी मुफ्त। यदि प्रसव ऑपरेशन से हुआ और रक्त की जरूरत हो तो दोनों मुफ्त। जांच, इलाज और दवाएं मुफ्त। भोजन का भी कोई शुल्क नहीं और जननी सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाली राशि का भुगतान सीधे प्रसूता के बैंक खाते में, क्योंकि ओजस है भुगतान की नई ऊर्जा। अपने बैंक खाते का ब्यौरा अस्पताल को बताएं, आसानी से भुगतान पाएं। स्वस्थ राजस्थान की ओर बढ़ते कदम। बेटियां अनमोल हैं, वे माता पिता के मन का वंदन है, भाई के ललाट का चंदन है, तो गर्भ में ही लिंग की जांच क्यों? याद रखिए, गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण कानूनन अपराध है। ऐसा करना, कराना, सहयोग देना या विज्ञापन करना भी जुर्म है। इस पर भुगतनी पड़ सकती है 5 साल तक जेल और 10,000 से 1 लाख तक का जुर्माना। आपके क्षेत्र में कोई व्यक्ति इस कार्य में लिप्त है तो अपनी शिकायत टोल फ्री नंबर 104 पर फौरन दर्ज कराएं। मुखबिर की पहचान गोपनीय रहेगी और सूचना सही होने पर 2 लाख रुपए तक का इनाम भी। बेटियां बचाइए, मातृशक्ति का सम्मान कीजिए। स्वस्थ राजस्थान की ओर बढ़ते कदम। बचपन की पटकथा पर बनती है जिंदगी की फिल्म। जन्मजात विकृति, पोषक तत्वों की कमी, विकासात्मक विलंब या बीमारियों की चपेट में आने से बिगड़ने लगता है बचपन, प्रभावित होता है भविष्य। लेकिन अब ऐसा नहीं होने देगी सरकार। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्कूल स्कूल पहुंचेंगे चल स्वास्थ्य दल। हर स्तर पर होगी नवजात शिशु से 18 साल तक के किशोरों की जांच। हजारों को मिला है नया जीवन, बेहतर जीवन। जानते हैं ना, बुनियाद होगी सेहतमंद, तभी तो होगा हम सबको अभिमान। आखिर स्वस्थ नई पीढ़ी को सौंपना जो है विकसित राजस्थान। गर्भस्थ लड़का है या लड़की और उसे जीने का हक है या नहीं, इसे तय करने का अधिकार सिर्फ कुदरत को है। सोनोग्राफी से लिंग जांच करना या कराना कानूनन अपराध है। हर सोनोग्राफी मशीन जीपीएस प्रणाली तथा एक्टिव ट्रैकर या साइलेंट ऑब्जर्वर डिवाइस से युक्त होना जरूरी। गर्भवती महिला का फॉर्म F ऑनलाइन भी भरना आवश्यक। लिंग परीक्षण की शिकायत करें टोल फ्री नंबर 104 पर। सही मुखबिर को 2 लाख रुपए तक इनाम। PCPNDT नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने तक का प्रावधान। निलंबित या निरस्त भी हो सकता है। डॉक्टर और केंद्र का पंजीयन। नवजात के लिए अमृत है माँ का दूध। जन्म के पहले घंटे में माँ का दूध पिलाएं। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे को कुदरती शक्ति देता है और जानलेवा बीमारियों से बचाता है। स्तनपान के शुरुआती दौर में कुछ रुकावट आ सकती है, इससे घबराएं नहीं, प्रयास जारी रखें। पहले 6 महीने तक पानी या शहद भी नहीं, सिर्फ स्तनपान। फिर बच्चे को पूरक आहार 6 से 8 महीने तक आधी कटोरी अर्ध तरल आहार दिन में 2 से 3 बार, 11 महीने तक 3 से 4 बार और 12 से 24 महीने तक आधी कटोरी अर्ध तरल आहार दिन में 4 से 5 बार। इस दौरान स्तनपान भी निरंतर जारी रखें। इससे बच्चे का संपूर्ण विकास होगा, वह संतुष्ट और स्वस्थ होगा तथा उसका वजन ठीक से बढ़ेगा। स्वास्थ्य की नई पहचान, माँ और बच्चे के चेहरे पर हो मुस्कान।